एनएसएस सर्वे, एनएसएस का सर्वे या एनएसएस सर्वेक्षण कौन से नंबर का सर्वेक्षण है? लिखिए 75th। एनएसएस के हमने बहुत सारे सर्वेक्षण लिखे हैं, अलग अलग राउंड। तो इस वाले सर्वे का आप नाम लिखिए हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन, घरेलू सामाजिक उपभोग शिक्षा। हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन, घरेलू सामाजिक उपभोग शिक्षा, हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन। मतलब घरेलू सामाजिक उपभोग के रूप में इन्होंने शिक्षा को लेकर रिपोर्ट या सर्वे किया है। सर्वे किसने किया है? लिख लीजिए सर्वे कंडक्टेड बाय एनएसओ, सर्वेक्षण एनएसओ ने किया। आपको पता ही हो एनएसएस और एनएसएसओ मिलके एनएसओ बन गए हैं। तो ये जो एनएसओ ने सर्वेक्षण किया है, एनएसओ बहुत सिंपल है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, चलिए क्या क्या सर्वेक्षण मिला है इसमें लिख लेते हैं। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता, लिटरेसी रेट बिलो 7 ईयर एज चाइल्ड। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता, लिटरेसी बिलो 7 ईयर एज चाइल्ड कितनी मिली? लिखिए 77.7%। तो बहुत सिंपल हो गया ये तो, 7 वर्ष 77.7% पढ़े लिखे बच्चे मिलते हैं। अब यही ग्रामीण में देखें और शहर में देखें तो बदल जाएंगे। ग्रामीण में लिख दीजिए 73.5 और शहर में लिखिए, अर्बन में लिखिए 87.7। 87.7। फिर लिखिए 10.6% ऑफ पर्सन ऑफ 15 ईयर, 15 वर्ष के 10.6% लोग, 10.6% ऑफ एज ऑफ 15, 15 वर्ष के 10.6% लोग कंप्लीटेड हायर एजुकेशन ने उच्च शिक्षा पूर्ण की। कंप्लीटेड हायर एजुकेशन ने उच्च शिक्षा पूर्ण की। अब इसमें भी ग्रामीण और शहरी हो जाएगा। ग्रामीण में कम 5.7, शहरी में ज्यादा 21.7। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए इसमें, फ्रॉम 3 to 35 ईयर एज, 3 से 35 उम्र के बीच, फ्रॉम 3 to 35 ईयर एज, 3 से 35 उम्र के बीच 13.6% नेवर एनरोल्ड, 13.6 ने दाखिला ही नहीं लिया। 13.6% नेवर एनरोल्ड, 13.6 ने कभी दाखिला ही नहीं लिया। अगला अटेंडेंस रेशियो, अटेंडेंस अनुपात। अटेंडेंस कितनी रही है? लिखिए प्राथमिक स्तर पर एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर एट प्राइमरी लेवल 86% रही, 86% रही। अगला 96% स्टूडेंट स्टडीड जनरल कोर्स, 96% बच्चे सामान्य कोर्स में रहे। 96% स्टूडेंट्स इन जनरल कोर्स इन कॉलेज, 96% स्टूडेंट सामान्य कोर्स में पढ़े। सामान्य कोर्स यानी बीए, बीबीए, सामान्य, एकदम जनरल, बीएससी, सब सामान्य होता है। सामान्य के अलावा एक होता है टेक्निकल इंजीनियरिंग, उसमें कितने हुए? तो बाकी सब आ गए। 3.9 स्टडीड टेक्निकल कोर्स, 3.9 ने तकनीकी शिक्षा ली। कॉलेज की बात हो रही है, इन कॉलेज। अगला 4.4 इन रूरल, 4.4 ग्रामीण में, 4.4 इन रूरल, 4.4 ग्रामीण में,
एंड 23.4 इन अर्बन, और 23.4 शहर में हैड कंप्यूटर, के पास कंप्यूटर हैं, हैड कंप्यूटर, के पास कंप्यूटर हैं, फुल स्टॉप। और आखिरी 15% ऑफ रूरल, 15% ग्रामीण, एंड 42% अर्बन, और 42% शहरी हैड इंटरनेट, के पास इंटरनेट है, हैड इंटरनेट, के पास इंटरनेट है। ये एनएसओ के सर्वे में पता लगा है। चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, इनोवेटिव्स टू बूस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन, नवाचार लाने के लिए नई योजनाएं, इनोवेटिव्स या इनिशिएटिव्स टू बूस्ट रिसर्च, क्या लिखा आपने, नई योजनाएं, लिख लीजिए, बाय एचआरडी के द्वारा, एंड एआईसीटीई, और एआईसीटीई के द्वारा। जितने भी तकनीकी कोर्स होते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, वो अफिलिएटेड किससे होते हैं, एक तो यूजीसी से होते हैं और दूसरे एआईसीटीई से होते हैं। सब में एआईसीटीई का थंब इम्प्रेशन लगना जरूरी रहता है। तो क्या क्या स्टार्ट किया है इन दोनों ने मिलके, सबसे पहले लिखिए, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, अटल संस्था रैंकिंग, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, अटल संस्था रैंकिंग। बस केवल नाम ही लिख लेना, काम समझ में आ गया होगा, संस्थाओं को रैंक देना जैसे क्यूएस देता वैसे। दूसरा, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, स्मार्ट भारत हैकेथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, स्मार्ट भारत हैकेथॉन। ठीक है, क्या होता है ये हैकेथॉन, हर साल आयोजित करवाया जाता है एचआरडी के द्वारा। इसमें शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के बारे में एक मंच प्रदान करता है कि शिक्षा में हमें ये समस्या आ रही है, तो बच्चे आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, कॉलेज आते हैं, और वो सब अपनी समस्याएं शेयर करते हैं ताकि समस्या पता लगे एचआरडी को और उसका सॉल्यूशन मिले। तो इसमें लिख लेना, टू सॉल्व कॉलेज प्रॉब्लम, शिक्षण संस्थानों की समस्या दूर करना। फिर इसके बाद आता है अगला, अटल एकेडमीज विल बी लॉन्च्ड, अटल एकेडमी बनेंगी, अटल एकेडमी विल बी लॉन्च्ड, अटल एकेडमी बनेंगी। टोटल 10, कुल 10। फिर अगला, लॉन्च ऑफ प्रोत्साहन मुद्रा स्कीम, प्रोत्साहन मुद्रा योजना जारी होगी, लॉन्च ऑफ प्रोत्साहन मुद्रा स्कीम, प्रोत्साहन मुद्रा योजना जारी होगी। इसमें लिख लेना, गिव अवार्ड टू टीचर एंड स्टूडेंट, छात्रों और शिक्षकों को पुरस्कार मिलेगा, गिव अवार्ड टू टीचर एंड स्टूडेंट, शिक्षकों और छात्रों को पुरस्कार मिलेगा। फिर अगला और आखिरी 5वां, एचआरडी ने कुल 5 लॉन्च किए हैं, 5वां लिख लीजिए, विश्वकर्मा अवार्ड्स, विश्वकर्मा पुरस्कार, विश्वकर्मा अवार्ड्स, विश्वकर्मा पुरस्कार। कौन देगा, लिख लीजिए, गिवन बाय एआईसीटीई, एआईसीटीई देगा, गिवन बाय एआईसीटीई, एआईसीटीई देगा। अब एआईसीटीई का फुल फॉर्म भी लिख ही लो आप, लगे हाथों, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा का अखिल भारतीय परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा का अखिल भारतीय परिषद। इसके बारे में और लिख लो आप, एस्टैब्लिश 1945,
1945 से स्थापित अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग के अधीन, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग के अधीन, और ये विभाग एचआरडी के अंदर आ जाता है। ये हो गया, ये एआईसीटीई का लोगो होता है। जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, वो इससे एफिलिएटेड होना जरूरी होता है, ठीक है। और इसका लोगो रहता है योगः कर्मसु कौशलम। अगला जीवन कौशल, अगली हेडिंग जीवन कौशल। लॉन्च बाय एचआरडी, डिजाइन बाय यूजीसी। एचआरडी ने शुरू किया, डिजाइन यूजीसी ने बनाई। लॉन्च्ड बाय एचआरडी, डिजाइन बाय यूजीसी। एचआरडी ने लॉन्च किया और यूजीसी ने इसकी डिजाइन बनाई। लिख लीजिए, फॉर स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास हेतु, फॉर स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास हेतु, ठीक है। कॉलेज में केवल पढ़ना नहीं है, कॉलेज में बातें करना भी आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से किस तरीके से व्यवहार करना है वो आना चाहिए, वो सब जीवन कौशल के तहत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है नीट। इंग्लिश में लिखना, राष्ट्रीय शैक्षणिक गठबंधन तकनीकी हेतु, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय शैक्षणिक गठबंधन तकनीकी हेतु, ब्रैकेट नीट, NEAT। क्या काम है इसका, लिख लीजिए। एजेंसी AICTE, संस्थान AICTE, कॉमा PPP स्कीम, PPP योजना है, PPP स्कीम, PPP योजना है। किसके लिए है ये योजना, लिख लीजिए। फॉर एजुटेक कंपनीज, शिक्षा से जुड़ी कंपनियों के लिए, फॉर एजुटेक कंपनीज, शिक्षा से जुड़ी कंपनियों के लिए। तो एजुटेक कंपनी क्या होती हैं, वो जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, ठीक है। जैसे अब सब ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर निर्माण करना एजुटेक कंपनियों का काम होता है। तो इन कंपनियों को प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन राशि देना, प्लस पीपीपी के तहत एक आइडिया बताना कि देखो तुम्हें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे बच्चों को सीखने में आसानी हो, वो सब काम इस योजना के तहत चलेंगे। अगला अगला है मार्गदर्शन एंड मार्गदर्शक, मार्गदर्शन एवं मार्गदर्शक। एक हो गया मार्गदर्शन, दूसरा हो गया मार्गदर्शक। ये भी AICTE का ही बनाया प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बाय AICTE, AICTE की योजना, AICTE प्रोजेक्ट, AICTE योजना। लॉन्च कौन करेगा, HRD ने लॉन्च करवाया था। अब दोनों के मतलब लिख लो कि मार्गदर्शन का मतलब क्या है और मार्गदर्शक का मतलब क्या है। पहले लिखो मार्गदर्शन, मार्गदर्शन में लिखिए चूज 10 to 12 पोटेंशियल इंस्टीट्यूशंस, 10 से 12 संस्थाएं चुनना। चूज 10 to 12 इंस्टीट्यूशंस, 10 से 12 संस्थाएं चुनना। एंड फंडिंग एंड गिव फंडिंग ऑफ ₹50 लाख पर इंस्टीट्यूशन, और 50 लाख का वित्त पोषण करना प्रति वर्ष। एंड गिव फंडिंग ऑफ 50 lakhs पर इंस्टीट्यूशन, और 50 लाख का वित्त पोषण करना प्रति संस्थान में। दूसरा लिखिए मार्गदर्शक, मार्गदर्शक में लिखिए
गिविंग अवार्ड्स टू टीचर, शिक्षकों को पुरस्कार देना। गिविंग अवार्ड्स टू टीचर, शिक्षकों को पुरस्कार देना। चलिए अगले पे आ जाइए। द गांधीयन चैलेंज, गांधीवादी चुनौती। द गांधीयन चैलेंज, गांधीवादी चुनौती। इसमें लिख लीजिए, गांधी की 150वीं जयंती पर ऑन 150th एनिवर्सरी ऑफ गांधी, गांधी की 150वीं जयंती पर अटल इनोवेशन मिशन, अटल नवाचार मिशन प्लस नीति आयोग अटल टिंकरिंग लैब्स, नीति आयोग का अटल टिंकरिंग लैब एंड यूनिसेफ इंडिया, और यूनिसेफ भारत प्लस जनरेशन अनलिमिटेड एवं जनरेशन अनलिमिटेड लॉन्च दिस प्रोग्राम, ने यह प्रोग्राम शुरू करवाया। सबके नाम आ गए, कौन कौन हुआ? यूनिसेफ आ गया, नीति आयोग आ गया, अटल इनोवेशन आ गया, जनरेशन अनलिमिटेड आ गया। इन चारों ने मिलकर ये चैलेंज शुरू किया, द गांधीयन चैलेंज। क्या कहता है ये चैलेंज, लिख लीजिए। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू एवरी चाइल्ड, सभी बच्चों को एक मंच देना। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू एवरी चाइल्ड, सभी बच्चों को एक मंच देना फॉर सस्टेनेबल इंडिया ऑफ गांधीज प्रिंसिपल, ताकि गांधी के सपनों का भारत बने। फॉर सस्टेनेबल इंडिया यूजिंग गांधीज प्रिंसिपल, ताकि गांधी के सपनों का भारत बने। कुछ नहीं हुआ, कंपटीशन था ये, पेंटिंग, स्पीच, जो स्कूलों में होते हैं कंपटीशन, वो हुए थे। लिख लीजिए, लेटर, पोयम्स एंड पेंटिंग कंपटीशन, पत्र लिखना, कविता और पेंटिंग प्रतियोगिता। ये देख लो, अटल टिंकरिंग लैब का लोगो है ये। छोटे छोटे बच्चों के लिए ये योजना आई है, अटल टिंकरिंग लैब। अगले पे आ जाइए, अगली हेडिंग डालिए, युवाह, YUWAAH, युवाह। लॉन्च्ड बाय यूनिसेफ एंड जनरेशन अनलिमिटेड, यूनिसेफ और जनरेशन अनलिमिटेड द्वारा, लॉन्च्ड बाय यूनिसेफ एंड जनरेशन अनलिमिटेड, टारगेटिंग एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज, युवा लड़के और लड़कियों के लिए। टारगेटेड एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज, युवा लड़के और लड़कियों के लिए क्या करता है, लिख लीजिए। ये प्रोग्राम हुआ था, उसके बारे में लिखो। करियर गाइडेंस, करियर गाइडेंस देना एंड अप्रेंटिसशिप, और अप्रेंटिसशिप देना। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कॉलेज में पढ़ने के बाद कंपनी में कुछ समय के लिए काम करते हो कम वेतन में, उसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं। नेक्स्ट, ध्रुव, ध्रुव किसने लॉन्च किया, लिखिए। बाय HRD, HRD द्वारा, इन इसरो हेडक्वार्टर बेंगलुरु, इसरो के कार्यालय बेंगलुरु में।
इन इसरो हेडक्वार्टर बेंगलुरु, इसरो के कार्यालय बेंगलुरु में। फुल स्टॉप। क्या काम है लिख लीजिए। टू ट्रेन 60 स्टूडेंट्स, 60 बच्चों को ट्रेनिंग देना। टू ट्रेन 60 स्टूडेंट, 60 बच्चों को ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग देना मतलब इसरो के कार्यालय में घुमा घुमा कर बताना कि देखो इसरो कैसे काम करता है। बिटवीन 9th टू 12th, 9वीं से 12वीं के। बिटवीन 9th टू 12th, 9वीं से 12वीं के सबसे बेहतरीन 60 बच्चों को चुना गया और उनको घुमाया गया। ये था वो ध्रुव योजना। अगला, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल राष्ट्रीय फेलोशिप योजना। मंत्रालय अब बदल जाएगा, अब हो जाएगा कौशल विकास मंत्रालय। लिखिए, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। फुल स्टॉप। लिखिए, स्टार्टेड इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन 6 स्टेट्स, 75 जिलों 6 राज्यों में शुरू हुआ। 75 डिस्ट्रिक्ट एंड 6 स्टेट्स, 75 जिलों और 6 राज्यों में शुरू हुआ। अंडर संकल्प, संकल्प योजना के तहत, अंडर संकल्प, संकल्प योजना के तहत, टू ट्रेन यूथ इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में प्रशिक्षण हेतु। टू ट्रेन यूथ इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में प्रशिक्षण हेतु, देश की अर्थव्यवस्था वगैरह की प्रशिक्षण दिया जाएगा युवाओं को। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शाला दर्पण, शाला दर्पण लिख लो। वेबसाइट बाय एचआरडी, एचआरडी द्वारा वेबसाइट बनी। टू कनेक्ट ऑल नवोदय स्कूल्स, सभी नवोदय विद्यालय जोड़ने के लिए। टू कनेक्ट ऑल नवोदय स्कूल्स, सभी नवोदय विद्यालय जोड़ने के लिए। बस इतना ही इधर शाला दर्पण में सारे स्कूल की वेबसाइट जुड़ जाएगी, वो शाला दर्पण हो जाएगा। इसके अलावा एक और स्कीम बताई थी जिसमें बहुत सारे स्कूल्स, जिसमें केवी और नवोदय दोनों आ जाते हैं, वो सारी एक अलग पोर्टल में जुड़ती है। केंद्र विद्यालय, वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो उत्कृष्ट है, सॉरी। केंद्र विद्यालय अलग है, यहाँ तीनों है ना। नवोदय है नहीं है, मालूम है ना। हाँ, चलिए अगला, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, नेशनल टीचर्स अवार्ड, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, नेशनल टीचर्स अवार्ड। लिखिए, गिवन टू प्राइमरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, प्राथमिक, माध्यमिक और द्वितीयक स्कूलों के शिक्षकों को मिलता है। प्राइमरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, प्राथमिक, माध्यमिक और द्वितीयक स्कूलों के शिक्षकों को मिलता है, कॉमा, सिल्वर मेडल, चांदी का मेडल, सर्टिफिकेट और 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। अवार्ड लिमिट टू 45 टीचर्स, पुरस्कार की सीमा है 45 शिक्षक पर ईयर, प्रतिवर्ष। हर साल सिर्फ और सिर्फ 45 शिक्षक चुने जाएंगे, उनको ये मिलेगा। ठीक, ये भी हो गया, हर साल होता है, हमने 2018 का लिखा। नेक्स्ट,
एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, वार्षिक रिफ्रेशर या नवनियोक्ता या नवनियुक्ति, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, वार्षिक नवनियुक्ति कार्यक्रम शिक्षा में, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, ब्रैकेट में इसको अर्पित कहते हैं, ARPIT। किसके अंडर चलता है, पहले तो इसका काम लिख लो। ट्रेनिंग न्यू टीचर्स, नए शिक्षकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग न्यू टीचर्स, नए शिक्षकों का प्रशिक्षण। इसी के साथ में एक और लॉन्च हुआ था, नीचे लिखा हुआ है लीप, वो हमने लिख लिया है, ये भी टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए ही होता है। अब ये दोनों प्रोग्राम किसके अंडर में चलते हैं, लिखिए, वो ये लिखा था पंडित मदन मोहन मालवीय, लिखो, ऑल अंडर PMMM NMTT, यह सब PMMM NMTT में चलेंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग। चलो हो गया काम, अगले पे आ जाते हैं। अब ये इकोनॉमिक्स चल रहा था थोड़ा खतरनाक खतरनाक, बैंकों का विलय हमने पढ़ लिया था, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती देख ली थी, पश्मीना की बात हुई थी, सुरजीत भल्ला समिति हमने पढ़ ली थी, है ना, एलिफेंट बॉन्ड जारी करने के लिए सुरजीत भल्ला समिति थी, ठीक है। आखिरी हमारा था RBI के समाधान मानक। अब RBI ने कुछ ये जो लोन NPA बन जाते हैं उनके लिए कुछ मानक तय किए थे कि भैया 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन अगर ड्यू है तो हम उसको 3 कैटेगरी में बांट देंगे। उस कैटेगरी का नाम था SMA 0, SMA 1, SMA 2, ये पढ़ लिया था हमने, ठीक है। अगली हेडिंग डालिए, 3-4 चीजें पढ़नी रहेंगी इसके अंदर। NBFC के नए नियम RBI द्वारा, NBFC के नए नियम RBI के द्वारा। NBFC बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं, आप बैंकों को हटा दीजिए, उसके अलावा आप सारी वित्तीय संस्थानों को देखेंगे वो NBFC होंगी। अब टाटा कैपिटल बैंक तो नहीं है, लेकिन टाटा कैपिटल लोन देती है। ऐसे ही IIFL, LIC, ये बैंक तो नहीं है LIC, है ना, इंडियन बुल्स, DHLF, मुथूट फाइनेंस, ये सब महिंद्रा, ये सब NBFC में आते हैं। तो नियम बदले हैं कुछ, लिख लीजिए। क्या क्या निर्देश दिए हैं, सबसे पहले लिखिए, नकदी संकट का सामना करने के लिए, नकद संकट का सामना करने के लिए नियम हैं। NBFC की हालत सबसे ज्यादा बैंकों से भी ज्यादा खराब रहती है, क्योंकि इनसे पैसा तो ले लेते हैं लोग, देते नहीं है इनको, ठीक है। बैंक तो निकलवा लेते हैं, ये नहीं निकाल पाते। तो RBI ने कुछ गाइडलाइंस जारी कर ली है इसके लिए। पहला पॉइंट लिखिए, तरलता कवरेज अनुपात, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, तरलता कवरेज अनुपात, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, LCR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये स्टार बना लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें लिखिए, यह व्यवस्था 5000 करोड़ से अधिक आकार की NBFC के लिए होगी। 5000 करोड़ से अधिक आकार की NBFC के लिए होगी। अब LCR का मतलब क्या होता है वो लिखिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसल 3 मानकों के अनुसार, बेसल 3 मानकों के अनुसार, बेसल 3 मानक यानी बेसल में जो मानक बने थे, दुनिया भर की RBI जो होती है, केंद्रीय बैंकें होती है, वो बेसल में मिले थे, और बेसल का तीसरा चरण चला था जिसमें डिसीजन लिया गया था कि भारत को अगर लोन देना तो भारत के बैंकों में 2,40,000 करोड़ रुपए होने चाहिए। फिर उसका वो रहा कि बैंकों में थे नहीं, तो नोटबंदी लाकर वो सारे पैसे इकट्ठे करवाए थे,
तो उसी मानक के अनुसार एलसीआर वह व्यवस्था होती है जहां उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति, जहां हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड्स, जहां उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति, हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड्स के रूप में निश्चित राशि रखनी होती है, निश्चित राशि रखनी होती है, ताकि 30 दिनों तक एनबीएफसी निधि प्रदान करता रहे, ताकि 30 दिनों तक एनबीएफसी या बैंक भी हो सकता है निधि प्रदान करता रहे। मतलब एलसीआर क्या व्यवस्था हो गई? ऐसी व्यवस्था हो गई जिसमें कोई भी एनबीएफसी या बैंक कम से कम 30 दिनों तक अपने ही उस एलसीआर से पैसा देते रहे लोगों को लोन के रूप में। ओके, उस व्यवस्था को एलसीआर बोला जाता है। ठीक है, अब ये आपने लिखा कि एलसीआर व्यवस्था कैसी होती है, वो आपने हिंदी और इंग्लिश में लिखा। उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति होती है, यानी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होता है। तो अब ये हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट क्या होता है वो भी लिख लो। HQLA ऐसी संपत्तियां हैं, HQLA यानी हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें बहुत आसानी से बेचा जा सकता है, जिन्हें बहुत आसानी से बेचा जा सकता है और नकद में परिवर्तित कर सकते हैं, और नकद में यानी कैश में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर ये पूरा एनबीएफसी है और ये एनबीएफसी का पूरा पैसा है जो लोगों को लोन पर देना है, तो बेसल 3 मानक के अनुसार क्या बोला गया है कि उसका कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए? एलसीआर होना चाहिए। एलसीआर क्या होता है? एलसीआर एक प्रकार का उच्च गुणवत्ता वाला एसेट होता है जो उस एनबीएफसी के पास होना चाहिए, जिसका काम क्या होता है कि भैया पैसा नहीं हो तो भी 30 दिन के अंदर लोन दे सके। ठीक है, और ये किस रूप में बना हुआ रहता है? एक ऐसी संपत्ति के रूप में रहता है, कैश में नहीं रहता। ये हो सकता है बॉन्ड के रूप में हो, एसेट्स के रूप में हो, कोई प्रॉपर्टी के रूप में हो। बस ऐसा रूप होना चाहिए जो तुरंत कैश में बदल जाए। मैंने बेचा, मेरे को कैश मिल गया, ये है एलसीआर। ठीक, तो ये भी हमने लिख लिया, हो गया। अगली हेडिंग तो समझ में आ गया ना किस तरीके से बच सकते हैं, ये ऐसे बच सकते हैं। अगला विश्व व्यापार संगठन WTO, इसमें तो बहुत छोटा सा है, लिख लो 2020 में बारहवां मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा। 2020 में 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में। इसके आयोजन के लिए बैठक दिल्ली में की गई। बस चर्चे क्या होने वाले हैं लिख लीजिए। कुछ अमीर देश विकासशील देशों को, कुछ अमीर देश गरीब देशों को या विकासशील देशों को
व्यापार लाभ देने से इनकार कर रहे हैं, व्यापार में लाभ देने से इनकार कर रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। तो ये तो गलत है ना। डब्ल्यूटीओ क्या कहता है कि अमीर देश गरीब देशों की मदद करें, लेकिन कुछ अमीर देश गरीब देशों की मदद करते ही नहीं है। तो इसी पर चर्चा होगी कजाकिस्तान में। ठीक, ये भी हो गया। अगला इंपॉर्टेंट, भुगतान और निपटान प्रणाली, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, भुगतान और निपटान प्रणाली, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, विजन 2019 से 21, विजन 2019-21, विजन 2019 से 21। क्या है ये दस्तावेज है एक, किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। लिखिए, इट इज अ डॉक्यूमेंट लॉन्च्ड बाय आरबीआई, यह दस्तावेज आरबीआई ने जारी किया। डॉक्यूमेंट लॉन्च्ड बाय आरबीआई, दस्तावेज आरबीआई ने लॉन्च किया, जारी किया, टू इंक्रीज ई पेमेंट, ई भुगतान बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज ई पेमेंट, ई भुगतान बढ़ाने के लिए, विथ 4 कॉन्सेप्ट, जिसमें 4 सिद्धांत जोड़े, विथ 4 कॉन्सेप्ट, जिसमें 4 सिद्धांत जुड़े, कॉल्ड 4C, 4C कहा गया। चारों सिद्धांत का नाम लिखिए। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लागत प्रभावशीलता, कन्वीनियंस, सुविधा, एंड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। इस दस्तावेज का मतलब लिख लीजिए। इट इज बेस्ड ऑन कैश लाइट, यह कैश लाइट पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन कैश लाइट, यह कैश लाइट पर आधारित है। कैश लाइट का मतलब लिखिए, अर्थव्यवस्था में नकद का प्रवाह कम करना, अर्थव्यवस्था में नकद का प्रवाह कम करना, हर जेब क्या हो जाए? कैश लाइट हो जाए, नोट की जगह एटीएम्स या ऑनलाइन पेमेंट सुविधा रहे। ये है कैश लाइट का मतलब। और क्या टारगेट लगाए इसमें, लिख लिए। 2 वर्षों में डिजिटल लेन देन 4 गुना बढ़ाना, 2 वर्षों में, इन 2 years इंक्रीज डिजिटल पेमेंट 4 times, 2 वर्षों में डिजिटल भुगतान 4 गुना बढ़ा देना। ठीक, ये है विजन। इस विजन का एक ही काम है, ऑनलाइन पेमेंट बढ़ाना। अगला DPIIT, अगला DPIIT। इसका नाम पहले कुछ और होता था, DPIT होता था, अब DPIIT कर दिया है। इंपॉर्टेंट विभाग है बहुत ज्यादा। फुल फॉर्म लिख लीजिए पहले तो, लिखा हुआ है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, हिंदी में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग। तो इस विभाग ने बोला क्या है वो लिख लेते हैं। कौन से मंत्रालय के अंदर होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य विभाग। तो लिखिए, इसने प्रस्ताव दिया है कि आयकर नियमों में ढील दी जाए। इसने प्रस्ताव दिया है कि इनकम टैक्स रूल्स में ढील दी जाए, आयकर नियमों में ढील दी जाए। और यह सुझाव स्टार्टअप इंडिया विजन 2024 का है। और यह सुझाव
स्टार्टअप इंडिया विजन 2024 का है ताकि व्यापारियों की बढ़ोतरी हो। आयकर कम कर दोगे तो व्यापारी बढ़ जाएंगे, ऐसा सोचना है DPIIT का। क्या बोला इन्होंने, लिखिए। इनकम टैक्स एक्ट आयकर अधिनियम की धारा 54, आयकर अधिनियम की धारा 54 GB, आयकर अधिनियम की धारा 54 GB और धारा 79 में संशोधन हो। 54 GB और 79 में संशोधन हो। अब 54 क्या कहता है, छोटा सा एरो बना के लिख लीजिए। संपत्ति के हस्तांतरण पर, संपत्ति के ट्रांसफर पर कुछ मामलों में चार्ज नहीं लगेगा, कुछ मामलों में चार्ज नहीं लगेगा। कुछ मामले में, हर मामले में लगता है। आपने प्रॉपर्टी 5 लाख में खरीदी और आपने 10 लाख में बेची, तो वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी, वो 5 लाख रुपए, है ना। तो कुछ मामलों में नहीं भी मानी जा सकती है। वो कुछ मामले कहाँ लिखे हैं, 54 में। धारा 79 में क्या लिखा है वो लिखिए। कंपनी यदि घाटे में हो और उसे स्थानांतरित करना हो, कंपनी अगर घाटे में हो और उसे स्थानांतरित करना हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो कि भैया ये कंपनी यहाँ ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो हम दूसरी जगह नई प्रॉपर्टी खरीद के वही कंपनी डाल देंगे, तो भैया चार्ज थोड़े से देख के लेना, क्योंकि घाटा हो रहा था हमको पहले ही, तो हम आपको इनकम टैक्स बढ़ा चढ़ा के नहीं दे सकते। वो 79 में तो इन दो जगह पर बदलने की बात की है। अब संशोधन क्या लाना है, ये लिख लेते हैं अपन। कंपनी के संस्थापकों की शेयर धारिता, कंपनी के संस्थापकों की शेयर धारिता 50 से घटाकर 20% की जाए, 50 से घटाकर 20% की जाए। बस ये बोला है। अगला एनबीएफसी लोकपाल योजना, एनबीएफसी ओम्बुड्समैन योजना, एनबीएफसी लोकपाल योजना, एनबीएफसी ओम्बुड्समैन स्कीम। किस पे स्कीम लागू होगी और किसने शुरू की है स्कीम? स्कीम तो एक ही शुरू करेगा, आरबीआई। बाय आरबीआई, आरबीआई द्वारा 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाली एनबीएफसी के लिए, आरबीआई द्वारा 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाली एनबीएफसी के लिए क्या काम होगा? एक ही काम होगा। लोकपाल का काम क्या होता है? शिकायत निवारण करना। तो स्कीम लिख लो, एनबीएफसी की शिकायतों का निवारण, एनबीएफसी की शिकायतों का निवारण करना। अब अपन लिख लेते हैं कि एनबीएफसी होता क्या है, इसी में हेडिंग डाल दो एनबीएफसी और लिखिए एनबीएफसी में वे कंपनियां जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत बनी हो, वे कंपनियां जो कंपनी अधिनियम 1956 में पंजीकृत हो, के अंतर्गत पंजीकृत हो या उससे बनी हो,
जिनका मुख्य काम उधार देना होता है, जिनका मुख्य काम उधार देना होता है, किंतु वे बैंक नहीं होती, किंतु वे बैंक नहीं होती। कंपनी अधिनियम 2 है, सबसे पहला कब आया था? कंपनी है 56 में आया था, और अभी कौन सा है? 2013। ये ध्यान रखना। बैंक की बात करोगे तो फिर वो शेड्यूल में चले जाएंगे आरबीआई के 1934। क्या करती हैं ये, लिख लीजिए इनके कार्य। पहला, जमा स्वीकारना। दूसरा, ऋण ऋण और अग्रिम देना। ऋण और अग्रिम देना। ऋण अलग होता है, अग्रिम अलग होता है। ऋण यानी पूरा लोन आपको एक साथ मिल गया, अग्रिम यानी कि इंस्टॉलमेंट में आपको लोन मिल रहा है, टुकड़े टुकड़े में। तीसरा, निधियां जुटाना यानी पैसे इकट्ठे करना। और आखिरी, छोटे उद्योगों की मदद करना। छोटे उद्योगों की मदद करना। तो ये ओम्बुड्समैन स्कीम आई है। ओम्बुड्समैन देखते से आपको समझ में आना चाहिए योजना किस बारे में। चलिए अगले पे आ जाइए। मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड्स, इसमें लिखिए केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 2150 करोड़ 2150 करोड़ का मसाला बॉन्ड जारी किया। मसाला बॉन्ड क्या होता है पता ही होगा। ऐसा बॉन्ड जो भारतीय रुपए में बना हो, उस बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं? मसाला बॉन्ड। लेकिन वो बॉन्ड देश के अंदर नहीं घूम रहा है, विदेशों में घूम रहा है, तो उसको मसाला बॉन्ड बोला जाएगा। जैसे एक पांडा बॉन्ड होता है। पांडा बॉन्ड किसका होगा? चीन। ठीक है, मतलब क्या? चाइना ने बॉन्ड बनाकर विदेशी बाजारों में घुमाया है, तब वो चाइना बॉन्ड होगा। तो उसी तरीके से भारतीय रुपया बॉन्ड बन के अगर विदेशों के स्टॉक मार्केट में घूम रहा है तो वो क्या बोला जाएगा? हमेशा मसाला बॉन्ड। ठीक है, लिख लीजिए। यह कार्य करने वाला प्रथम राज्य बन गया। ऐसा करने वाला प्रथम राज्य बन गया। अब इस बॉन्ड से क्या होगा? देखो, केरल गवर्नमेंट के तहत ये बोर्ड बना हुआ है, फंड बोर्ड। इस फंड बोर्ड का बनने का एक ही काम है, केरल में बाढ़ बहुत आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो केरल के पास 2150 करोड़ रुपए थे एक्स्ट्रा, उन्होंने वो कहाँ लॉन्च करवा दिए? लंदन स्टॉक मार्केट में, और उसका एक बॉन्ड बना दिया। अब वो लंदन में कोई भी खरीदे या दुनिया में कोई भी कहीं भी खरीदे, वो रहेगा हमेशा रुपए में ही। ओके, खरीदने के बाद क्या होगा? समय के साथ साथ जब उसकी परिपक्वता बढ़ेगी तो उस पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और एक समय 5 साल बाद, 5 साल का बॉन्ड है ये, 5 साल बाद वापस मिल जाएगा। तो पैसा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो गया केरल सरकार का। लिख लीजिए, 5 वर्ष की अवधि, 9.7% का ब्याज। 5 वर्ष की अवधि, 9.7% ब्याज। अच्छा, बॉन्ड पर जो ब्याज लगता है उसको अपन कूपन बोलते हैं, कूपन रेट, कूपन दर। ठीक है, बॉन्ड पर जो ब्याज लगता है उसको कूपन रेट कहते हैं। आखिरी पे आ जाते हैं, व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम
ठीक है, बहुत इजी है, इसके बारे में लिखेंगे तो क्या। वाइट लेबल एटीएम वो वाले एटीएम होते हैं जो बैंक के नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। आप हर बैंक की शाखा में जाओगे उस बैंक का ही एटीएम मिलेगा। लेकिन कई बार आप देखते हो कि इंडी कैश, टाटा ने एक रिलीज किया था एटीएम। अब टाटा बैंक थोड़ी ना है। तो आरबीआई ने इनको परमिशन दी थी कि आपसे अब क्या स्टार्ट कर सकते हो, खुद की एटीएम स्टार्ट कर सकते हो। हिताची का भी लगा हुआ है टेम्पो स्टैंड पे। तो वो व्हाइट लेबल एटीएम बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हिताची बैंक नहीं है, वो कंपनी है, जापानीज कंपनी है। तो ऐसे इंडी कैश है जो नए गांव में लगा था, मुथूट का एटीएम है, इंडिया एटीएम करके है। तो ये एनबीएफसी क्या कर सकती है, अब अपना एटीएम भी लगा जारी कर सकती है। तो थोड़ा थोड़ा बैंक जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लिख लीजिए क्या होता है व्हाइट लेबल एटीएम में, लिख लो आप। आरबीआई ने व्हाइट एटीएम या व्हाइट लेबल एटीएम को थोक में नकदी खरीदी की अनुमति दी है। को थोक में नकदी खरीदी की अनुमति दी है। यह एटीएम गैर बैंकिंग संस्थाओं के होते हैं। यह एटीएम गैर बैंकिंग संस्थाओं के होते हैं। तो गैर बैंकिंग संस्था कौन सी वाली? हर वो संस्था जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है, वो अपना क्या मेंटेन बना सकती है, व्हाइट लेबल एटीएम रख सकती है। तो ये लिख लीजिएगा, हर कंपनी जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत बनी है, हर कंपनी जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत बनी है और कुल पूंजी 100 करोड़ से ज्यादा है, और कुल पूंजी 100 करोड़ से ज्यादा है, वो WL एटीएम रख सकती हैं। WL एटीएम रख सकती हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा, भारत में जो सबसे पहला व्हाइट लेवल एटीएम था वो कौन सा था? टाटा का इंडी कैश। ठीक है, प्रथम टाटा इंडी कैश था, प्रथम टाटा इंडी कैश था। फिर अपन आ जाते हैं अगले हेडिंग पे। अब मंथली करंट अफेयर्स जुलाई। अब इसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया, ये सिर्फ रिपीट हो रहा है, तो केवल अपन बातें कर लेते हैं, हल्की फुल्की चीजें हैं। पहली है फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। ठीक है, विदेशी मुद्रा उधारियां। क्या होता है विदेशी मुद्रा उधारियां, वो समझ लेते हैं। ये एक प्रकार के सोवरेन बॉन्ड होते हैं, संप्रभु बॉन्ड होते हैं, जो भारत की सरकार विदेशों से लेती है। तो वो क्या हो जाता है, विदेशी करेंसी उधार ले ली, फॉरेन करेंसी बोरोइंग हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, विदेशी संस्था या किसी देश से उधार ले लेना। फिर ये अभी हमने जस्ट पढ़ा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनिमय, यानी आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए कानून बनाए, पढ़ लिया हमने, तो वापस नहीं लिखेंगे, मेहनत के नहीं करना डबल। इसके बाद अगला है, ये भी हमने पढ़ लिया है, अविनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, पॉन्जी योजना जो होती है उस पर प्रतिबंध कर दिया गया है, कानून बनाए गए हैं, तो वो भी हमने पढ़ लिया। उससे जुड़े हुए अलग अलग कानून 3-4 हमने लिखे थे, वो देख लीजिएगा। फिर एक है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार। कंपनियां अपने बॉन्ड जारी करती है, डिबेंचर्स या शेयर्स, दो चीजें जारी कर सकती है। डिबेंचर का मतलब क्या हो जाता है, ऋण पत्र, और शेयर का मतलब क्या हो जाता है, मालिकाना अधिकार। ओके, तो बस वही इसकी जानकारियां हैं कि भारत में कितना डिबेंचर रहा है। पुरानी जानकारी तो इतनी डिटेलिंग में अपन को जाना नहीं होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट है, एक ही लिखेंगे अपन, लिख लीजिए विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट।
विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। विनिवेश कौन करता है? सरकार। किस चीज से करती है विनिवेश? अपनी सरकारी कंपनियों की। कौन सी कंपनी? जो चल रही है या नहीं चल रही? जो नहीं चल रही है। तो टारगेट बनाया था 19-20 की बजट में। पुराना बजट हो गया है तो गया। तो पुराने बजट में टारगेट था 90,000 करोड़ का विनिवेश करेंगे। फिर बढ़ाते बढ़ाते 1,05,000 करोड़ कर दिया था। बस ये लिखना है, लिख लो। 2019-20 का विनिवेश लक्ष्य था, 2019-20 का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट विनिवेश लक्ष्य था 90,000 करोड़ रुपए। मतलब अपनी कंपनियां बेच बेच के 90,000 करोड़ रुपए ले लेना। अच्छा, अपनी कंपनी कब बोलेंगी सरकार? जब वो 51% मालिक हो, ठीक है, तभी बोल सकती है कि हमारी कंपनी है। जो बढ़कर 1,05,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। जो बढ़ाकर 1,05,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। ठीक है, फिर मैं वो तो नहीं बताऊंगा विनिवेश से फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है, वो तो पता होना चाहिए अपन को। फायदे और नुकसान दोनों ही है। नुकसान ये कि कंपनी गई हाथ से, फायदा ये पैसा मिल गया। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। चलिए बजट पे आ जाते हैं। आखिरी बार बजट क्या लिखा था? केयरिंग सोसाइटी, वो लिखा था हमने, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। 1,00,000 करोड़, 1,03,000 करोड़। हाँ, 1,03,000 करोड़। अब आप लिख लीजिए। और अर्थ गंगा करके कुछ लिखा था क्या? हाँ, 103 लाख करोड़। अर्थ गंगा लिखा था आपने? अर्थ गंगा के तहत, अर्थ गंगा लिखा होगा ना? उसी के अंदर अर्थ गंगा था, जिसमें आसपास के तटीय इलाकों का विकास किया जाएगा और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विकास होगा, जो कहां से कहां तक है? धुबरी से सादिया। ठीक है ना? एक आध लाइन लिख लो अब। नव अर्थव्यवस्था, न्यू इकोनॉमिक, नई हेडिंग है ये, मतलब इसी में चल रहे हो आप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही, आर्थिक विकास में ही। नव अर्थव्यवस्था लिख लीजिए इसमें। नीति बनाई गई निजी क्षेत्रों के लिए, नीति बनाई गई निजी क्षेत्रों के लिए डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए, डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए। अब ये नीति क्यों आई डेटा सेंटर पार्क? डेटा सेंटर पार्क का मतलब क्या होगा? यहां पर ऐसी संस्थाएं आ जाएंगी जो दुनिया भर का प्लस भारत का मेन डेटा इकट्ठा करेंगी, क्योंकि आरबीआई ने पहले ही बोल रखा है, चेतावनी दे रखी है कि यहाँ का डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए, विशेष परिस्थितियों में ही जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, फाइबर टू होम कनेक्शन किए जाएंगे, फाइबर टू होम कनेक्शन किए जाएंगे थ्रू भारत नेट, भारत नेट परियोजना के तहत। फाइबर टू होम कनेक्शंस थ्रू भारत नेट, फाइबर टू होम कनेक्शन किए जाएंगे भारत नेट के जरिए। अब भारत नेट तो बहुत पुरानी हो गई है स्कीम। भारत नेट का एक ही काम है, गांव गांव तक इंटरनेट जोड़ना ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। अगला, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, क्वांटम तकनीकी पर राष्ट्रीय मिशन पर, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, क्वांटम तकनीक पर राष्ट्रीय मिशन पर 8,000 करोड़ विल बी स्पेंट, 8,000 करोड़ लगाए जाएंगे। 8,000 करोड़ विल बी स्पेंट, 8,000 करोड़ लगाए जाएंगे। क्वांटम तकनीक क्या होती है याद रखिएगा, कंप्यूटिंग तकनीक अब क्वांटम की तरफ जा रही है, जिसमें प्रोसेसिंग हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाएगी किसी भी मशीन की, मोबाइल की, कंप्यूटर की। और फिर अगला लिखिए, 1 लाख ग्राम पंचायत
1 लाख ग्राम पंचायतों में डिजिटल गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी मेड। डिजिटल सरकारी अधोसंरचना बनाई जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी मेड। डिजिटल सरकारी अधोसंरचना बनाई जाएगी। पंचायतें जो होती है वहां पे कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, केबल फाइबर, कार्बन ऑप्टिकल फाइबर्स वो सब जोड़ेंगे। तो कल से हम स्टार्ट कर देंगे केयरिंग सोसाइटी, तीसरी थीम बजट की, वो स्टार्ट हो जाएगी। वो खत्म होने के बाद फिर देख लेंगे 1 रुपया कहाँ से आया, 1 रुपया कहाँ गया। ठीक है, फिर हमारा बजट ही खत्म हो जाएगा। फिर बजट को फिर अलग तरीके से फिर से वापस पढ़ेंगे, फिर दूसरी तीसरी बार वापस अलग से पढ़ेंगे बजट को। चलो ये भी हो गया। अब योजनाएं 2 ले लेते हैं। आखिरी योजना कौन सी थी? उज्ज्वला पढ़ रखा है, समझ में भी आ गया आपको। कनेक्शन वगैरह कितने देंगे वो सब ये भी हमने पढ़ लिया था पर वापस आ गया। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो लिख लेते हैं, पढ़ी हुई तो है ही हमने। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका मोटो क्या है? मातृ शक्ति राष्ट्र शक्ति। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो। 1 जनवरी 2017 शुरू कब हुई तो डेट लिखिए 1 जनवरी 2017, कॉमा पुराना नाम लिखिए इसका इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। मंत्रालय तो अपन को पता ही, महिला एवं बाल विकास, मत लिखिए, पता होना चाहिए अब तो। कॉमा किसके लिए वो भी हमें पता है, प्रेग्नेंट महिलाएं, छोटे बच्चे, ठीक है, उनके लिए हैं। पैसे कितने मिलते हैं लिखिए, 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000, 2 तो लिखिए 6,000 रुपीज, 6,000 रुपए। लेकिन ये 6,000 रुपए हर महिला को नहीं मिलेंगे। सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं इस योजना से बाहर है, क्योंकि सरकार की तरफ से और बेनिफिट मिल जाते हैं उनको, तो ये योजना की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बस ब्रैकेट में लिख लेना, सरकारी नौकरी में महिलाएं इस योजना से बाहर। सरकारी नौकरी में महिलाएं इस योजना से बाहर। कितने उम्र में इस योजना का लाभ मिलता है लिखिए, 19 वर्ष से ज्यादा की उम्र में। पूर्ण रूप से किसकी योजना है ये, तो लिखिए 100% CSS, 100% केंद्र प्रायोजित। अब देखो, सामान्य जो महिलाएं होती हैं, घर में रहती हैं, वो उनको ये जो पैसा मिलता है ये इनके खाते में आता है, अकाउंट में, आधार और अकाउंट के थ्रू मिल जाता है। लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर है उनको कैश भी मिलता है, तो अलग से लिख लीजिएगा, दिहाड़ी मजदूरों को नगद में प्राप्त। दिहाड़ी मजदूरों को नगद में प्राप्त। हालांकि सरकार कोशिश यही करती है कि उनके भी अकाउंट बन ही जाए, पर नगद भी दिया जा सकता है। चलिए अगली हेडिंग, सौभाग्य योजना। वो सौभाग्य ऐसा लगता है जैसे किसी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की के लिए होगा, पर वो ऐसा नहीं है, बिजली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सौभाग्य योजना 25 दिसंबर 2017, योजना आगे बढ़ती जाएंगी, डेट आगे बढ़ती जाएंगी रिलीज की। 25 दिसंबर 2017, कॉमा गांव से शहर तक हर घर बिजली। गांव से शहर तक हर घर बिजली। फुल फॉर्म लिखिए सौभाग्य का, ऊपर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। अब ये तो 17 में लॉन्च हुई थी, इसका टारगेट क्या था?
लक्ष्य 2018 तक 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाना। लक्ष्य था 2018 तक 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाना। मंत्रालय कौन सा होगा? विद्युत मंत्रालय। तो वो मंत्रालय लिखने की जरूरत ही नहीं, हो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन वो मंत्रालय इस योजना को नहीं चला रहा है, एक एजेंसी है उस मंत्रालय के अंडर में, वो चला रही है, कंपनी है। देखिए एजेंसी का नाम ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड। ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस योजना के तहत हर घर को जब बिजली मिलेगी तो जो बीपीएल कार्ड धारक होंगे उनको कनेक्शन में पैसे नहीं देने होंगे, प्लस सब्सिडी वगैरह भी मिलेगी बिजली में, वो सब था। तो लिख लीजिए। और इसके अलावा हाँ, कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। ऐसी कंपनी जो वायर बनाती है, ट्रांसफार्मर बनाती है, उनको भी सब्सिडी मिलेगी। तो लिख लीजिए, ट्रांसफार्मर, वायर और मीटर पर सब्सिडी। ट्रांसफार्मर, वायर और मीटर पर सब्सिडी, कॉमा, निशुल्क कनेक्शन। निशुल्क कनेक्शन। चलो ये भी हो गया। अब आ जाइए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर। 2 संस्थानें पढ़नी है। आखिरी बार हमने ओपेक और ओईसीडी पढ़ा था, अब अपन पढ़ेंगे आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। कब बना होगा? 1945। कौन से सम्मेलन में बना होगा जिससे वर्ल्ड बैंक भी बना? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो लिखिए 1945, कॉमा, सदस्य लिखिए 189 सदस्य, मुख्यालय वॉशिंगटन, किसके द्वारा बनाया गया? तो लिखिए ब्रेटन वुड्स समिट, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अब क्यों बना वो लिख लो। 1930 की तरह विश्व में आर्थिक मंदी न आ जाए, 1930 की तरह विश्व में आर्थिक मंदी न आ जाए, और आर्थिक सहयोग मिलता रहे, और आर्थिक सहयोग मिलता रहे। अब लिख लो कार्य। काम क्या क्या होता है? पहला कार्य वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब पूरे वर्ल्ड को वित्तीय स्थिरता देना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दूसरा मौद्रिक सहयोग, मॉनेटरी हेल्प, किसी को लोन देना हो गरीब देशों को तो वित्तीय सहयोग या मौद्रिक सहयोग, मॉनेटरी हेल्प, कॉमा, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पूरी दुनिया में, कॉमा, एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए कितने टोटल? 17 हैं, पढ़े थे ना हमने कहानी से, वो 17, कॉमा, गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिमिनेशन, कॉमा, गिव लोन्स, ऋण देना, फुल स्टॉप। आईएमएफ 2 रिपोर्ट लॉन्च करता है। आईएमएफ की रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट क्वेश्चन बन के आई थी पिछले साल या पिछले के पिछले साल। लिख लो रिपोर्ट। रिपोर्ट के नाम क्या होते हैं आईएमएफ के? पहली रिपोर्ट का नाम लिखिए ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। और दूसरी रिपोर्ट जो एग्जाम में आ चुकी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व अर्थव्यवस्था आउटलुक, फुल स्टॉप।
अगली हेडिंग इसी में लिखिए, आईएमएफ कोष का निर्माण। आईएमएफ फंड कैसे बनता है? आईएमएफ कोष का निर्माण, आईएमएफ फंड कैसे बनता है? आईएमएफ फंड कैसे बनता होगा? जितने भी सदस्य हैं अपना थोड़ा थोड़ा पैसा देते होंगे, और किस आधार पे पैसा देते होंगे? जिस आधार पे उनकी जीडीपी चलती होगी या जिस आधार पे उनकी अर्थव्यवस्था दिखती होगी। तो लिखिए, हर देश का कोटा होता है उनकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से। प्रत्येक देश का कोटा होता है उनकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से। फुल स्टॉप। एक और चीज, अब भारत का एक अर्थव्यवस्था होगी और उस अर्थव्यवस्था के हिसाब से कोटा बन जाएगा। तो भारत उसमें अपने कोटे को भरने की कोशिश करेगा कि मैं आईएमएफ में पूरा पैसा डाल दूं अपने हिस्से का। जितना भी भारत पैसा डालेगा उसका 25% गोल्ड या डॉलर में रखना होगा। ये भी एक कानून है। तो लिखिए, इस कोटे का 25% सोने या डॉलर में जमा करवाना होता है। इस कोटे का 25% गोल्ड या डॉलर में जमा करवाना होता है। अब कोटा कैसे बनता है देशों का? तो लिखिए, अगली हेडिंग इसी में, कोटे की गणना, कैलकुलेशन ऑफ कोटा। कोटे की गणना, तो क्या क्या ले लेते हैं कोटा में? लिख लो, जीडीपी 50%। कोटा जो बनेगा वो ये सब देख के बनेगा। जीडीपी 50%, आर्थिक खुलापन 30%, इकोनॉमिक ओपननेस 30%, आर्थिक पारदर्शिता इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी 15%, आर्थिक पारदर्शिता इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी 15, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भंडार इंटरनेशनल रिजर्व, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भंडार इंटरनेशनल रिजर्व 5%, 5%। तो अब आप बताइए, तो सबसे बड़ा कोटा किसका होगा आईएमएफ में? अमेरिका। ठीक है, तो लिख लिए, सबसे बड़ा कोटा यूएसए, सबसे छोटा तुवालू, TUWALU, सबसे छोटा कोटा तुवालू, TWALU। और आखिरी पॉइंट लिखिए आईएमएफ में, आईएमएफ ने 1969 में, आईएमएफ ने 1969 में स्वयं की मुद्रा जारी करी। स्वयं की मुद्रा, हाँ, एसडीआर पढ़ा रखा है मैंने। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसे एसडीआर कहा गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसे एसडीआर कहा गया। इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। वो बड़ी बड़ी मुद्राएं हैं, उनको प्लस प्लस कर करके बना दिया, तो वो डॉलर, एक एसडीआर $1 से थोड़ा ज्यादा होता है, $1.5 के आसपास होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेपर गोल्ड, इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। चलिए आखिरी पे आ जाए आज के, कौन सी संस्था होगी ये? इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जितने भी वो पावर प्लांट काम करते हैं यूरेनियम के, उन पे नजर रखना, कभी भी पहुंच जाना और चेक करना। ये बनने का कारण भारत था, क्योंकि वो चुराया गया था जब अपन ने पोखरण किया था 1 और 2। चलिए लिखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी बन तो बहुत पहले से गया था, इसको पावर ज्यादा दी गई इंडिया की हरकतों के बाद। लिखिए 1957, वियना ऑस्ट्रिया, 170 सदस्य। इसके प्रमुख कौन है? लिखिए, यूकिया अमानो, अध्यक्ष यूकिया अमानो।
काम लिख लीजिए। नाभिकीय ऊर्जा सुरक्षा, एटॉमिक एनर्जी सिक्योरिटी एवं उपाय बताना, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एवं उपाय बताना। नाभिकीय ऊर्जा सुरक्षा देना और उपाय बताना, ये इसका मेन काम है। फिर लिखिए, इसका एक नेटवर्क भी बना हुआ है, उस नेटवर्क का नाम लिख लो। इसका एक नेटवर्क बना है जिसमें सभी देशों की जानकारी आदान प्रदान की जाती है। इसका एक नेटवर्क बना है जिसमें सभी देशों की जानकारी आदान प्रदान की जाती है। किसके पास कितना यूरेनियम है जिससे वो बिजली बना रहे हैं, उसकी जानकारी होती है। तो उस नेटवर्क का नाम लिख लीजिए, इंग्लिश में बोला जाता है उस नेटवर्क को ग्लोबल न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नेटवर्क। ग्लोबल न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नेटवर्क। ठीक है, इसके अलावा इसका एक प्रोग्राम भी चलता है, लिखिए। इसका एक कार्यक्रम भी है, इट हैज अ प्रोग्राम। इसका एक कार्यक्रम भी है कॉल्ड आई वेव, IWAVE, जिसे आई वेव कहते हैं, IWAVE, आई वेव कहते हैं। आई वेव का फुल फॉर्म लिखिए ब्रैकेट में। IAEA वाटर अवेलेबिलिटी, IAEA वाटर अवेलेबिलिटी एनहेंसमेंट प्रोग्राम, वाटर अवेलेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम। क्या करता है ये प्रोग्राम, लिखिए। प्रत्येक देश में जल संसाधनों का आकलन करता है। प्रत्येक देश में जल संसाधनों का आकलन करता है। जल की गुणवत्ता भी चेक करता है ताकि उसको पता लग जाए कि यूरेनियम का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कि फालतू का कचरा जो यूरेनियम से बिजली बनाने के बाद जो बच जाता है उसको जमीन के नीचे ना डाल दें लोग, यानी देश। तो सब पूरा पानी दूषित हो जाएगा, वो पियोगे तो रेडिएशन चला जाएगा। तो पानी की तरफ से भी ध्यान रखता है ये IAEA। और आखिरी पॉइंट लिखिए, UN से अलग है किंतु UNSC और GA को रिपोर्ट करता है। UN से अलग है किंतु UNSC और GA को रिपोर्ट करता है।